धन्यवाद दिनेश जी आपने तुहामिन जो सद्या हाँ जी। तो इस वास्ते मैं तुम्हारा धन्यवाद करता कि जो स्प्रेड फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उसकी उसमें इतना केमिकल है कि जिसकी वजह से ये कैंसर एपिडेमिक में फैल रहा है। स्ट्रेस आज की डेट में इतने ज़्यादा है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है और कुछ और छोड़िए तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। यही कहूँगा कि जो पहले पेरेंट्स रिश्वत देते थे कि चल जा पढ़ ले, तुझे मैं खेलने दूंगा या खेलने दूंगी अगले 2 घंटे के लिए, वो अभी होता जा प्लीज़ पढ़ ले, तुझे मैं आधे घंटे के लिए मोबाइल देखने दूंगी। अब फिजिकल एक्टिविटी लोग नहीं करते उतना, वो मैंने पहले भी कहा कि पहले हार्डवर्क करते थे, अब बैठ के काम कर रहे हैं। देखा अज के टाइम की अगर गल की जाए ना तो साडे भारत च कने साडे हिमाचल च बीमारियां लगभग हर घरे बीमारी है, कने हर त्रीजा आदमी बीमार है। अगर ज़्यादा तो ज़्यादा इहदे बारे सोचा जाए तो छोटी तो छोटी बीमारी मैं तुहानू जो एक BP की दसदा, एक शुगर की दसदा, सै जिहड़ी महामारी है सै लगभग हर घरे च होई हो तैयार। तिसा महामारी है भाई तो किडनी की प्रॉब्लम होती, किडनी फेल होती, लीवर फेल होता। तो दोस्तों नमस्कार, मैं तुहाडा हिमाचल वाला भाऊ कने अज अहाँ इसा ਜਿਹੜੀ मैं तुहानू गप दसी इहदे बारे च चर्चा करनी है, गल करनी है। तो अहाँ कन्नै अज होने न डॉक्टर अभिनव अवस्थी कन्नै इन्हों 12 साल का एक्सपीरियंस है। कन्नै इस टाइम प्रजेंट च जिहड़ी इन्हां दी सेवा है सै अपनी सेवा दे करदे पुलिस बटालियन 2nd बटालियन जिहड़ी है 30 च एज ए मैडिकल ऑफिसर अपनी सेवा दे करदे न। इहदे बारे च तुहां दिखना सुनना कन्नै कोई तुहां जो दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तुहां जानना चाहते तो कमेंट कर सकते तो तिद्दी असें नई वीडियो भी बनानी है। तो दोस्तों अहाँ कन्नै न डॉक्टर अभिनव अवस्थी सर नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। सर एक तो सब तो पहले तुहाडा बड़ा स्वागत है मेरे पेज च। कन्नै अहाँ गल अज जिहड़ी करनी है उसका मेन ये है कि जिहड़ी महामारी इस टाइम अहां हिमाचल च अहां पूरे ऑल ओवर इंडिया च फैली हो, तो इ'यां डायबिटिक प्रॉब्लम होई गेई, BP की प्रॉब्लम होई गेई, तो तिन्हां दी वजह ते हार्ट की प्रॉब्लम होती, किडनी की प्रॉब्लम होती। तो सर इहदे बारे कुछ गाइडेंस तुहां अहां जो देनी है। ज़रूर। धन्यवाद दिनेश जी आपने तुहामिन जो सद्या हाँ जी। तो इस वास्ते मैं तुम्हारा धन्यवाद करता कने रही गल टॉपिक दी तो तिस वास्ते मैं तुहां जो एक और तुहां जो साधुवाद देना चाहता कि तुहां इतना इम्पोर्टेंट विषय चुनिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विषय है महामारी जो आज की डेट में सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, वैसे तो पूरे दुनिया में फैली है, पर भारतवर्ष के को केंद्रित करके अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? आप हैरान होंगे, पर हमारा भारतवर्ष जो है वो आज की डेट पे पूरे विश्व में डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जो केसेस हैं डायबिटीज़ के वो भारत में पाए जाते हैं। और ये कुछ समय की ही बात है कि आप ये लोग जानेंगे कि कैंसर की भी कैपिटल वो भारतवर्ष निकलेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है, तो इस बारे में मैं ज़रूर जितना मेरे सामर्थ्य में होगा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जी सर। सर इसका मेन कारण क्या है जेह्ड़े कैंसर कने डायबिटिक की प्रॉब्लम आंदा भारत जेह्ड़ा असें मेन केंद्र बिंदु जेह्ड़ा मेन तुहां दस्सेआ बनदा ज्यादा। सर तुहां पहाड़ी समझी लैंदे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए। तो इसका मेन कारण क्या सर? देखिए आज से कई वर्ष पूर्व जब ये बीमारियां कुछ लोगों में पाई जाती थी तब भारत इससे अछूता था। अछूता इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 70 से 80% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में ही से ही अपनी आजीविका जो थे वो पाल रहे थे। अब जैसे जैसे संचार क्रांति आई, जैसे जैसे जो जॉब शिफ्टिंग हुई, एग्रीकल्चर का जो था वो ट्रेंड कम होता गया और बाकी सिटिंग जॉब्स बढ़ती गई। तो लाइफस्टाइल में जो चेंज आया, जो हार्ड वर्क करते थे, जो फिजिकल वर्क था, उससे जब हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ा, बैठ के काम करने वाली जॉब्स बढ़ी, उससे ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ी हैं। जो ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वो सबसे बड़े कॉजेज़ रहे हैं इस लाइफस्टाइल डिजीज़ के बढ़ने के। जी जी सर अजकल जेह्ड़े दे मेन जेह्ड़ा कारण जेह्ड़ा तुहानू दस्सेआ BP दा या फिर शुगर दा,
ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਿਸ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡੈਮੇਜ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ बिल्कुल। ਕਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ बिल्कुल सही सुना। ਇਹ सही चीज़ें सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जैसे अभी आपने मुझसे कॉज पूछा था, तो मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कही। लाइफस्टाइल चेंजेस में 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है खान पान में जो बदलाव है। अब आज की डेट में हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें पहले हम लोकल उगाते थे, जो उगाते थे वही खाते थे, यही था। मुझे याद है अभी भी हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि एक समय था कि हम बाहर से दुकान से सिर्फ एक नमक की थैली लाते थे, बाकी जो अनाज है वो हमारे खेतों में उगता था, लोकल उगाते थे। जो सब्जियां हैं वो हमारे खेतों में उगती थी, वही खाते थे। पर अब जैसे जैसे हमारा, मैं कहूँगा हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी, हमारा खाने का एक जो पैटर्न था वो चेंज हो गया। अब पैक्ड फूड बहुत खाते हैं, रिफाइंड फूड बहुत खाते हैं, हाई सॉल्ट इनटेक हमारा बहुत बढ़ चुका है, हमारा शुगर इनटेक बहुत बढ़ चुका है। तो खान पान जो था वो सबसे पहला प्रमुख कारण है, जो जिसमें ये सारे रिफाइंड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, हाई शुगर इनटेक, हाई सॉल्ट इनटेक, ये सब चीज़ें आई हैं। वो दैट इज़ द फर्स्ट कॉज। दूसरा कॉज जो है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्टिविटी लोग नहीं करते उतना। वो मैंने पहले भी कहा कि पहले हार्डवर्क करते थे, अब बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही तो जितना हम कैलोरी इनटेक है, जितना हम खाना खा रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। वो हमारा शरीर में, आप ये समझिए कि आप जितना खा रहे हैं उतना आप यूज़ नहीं कर रहे। तो जब यूज़ नहीं कर रहे, ये देखिए बैंक की तरह है। आप अपने बैंक डिपॉजिट, आपकी सैलरी आती है, आप बैंक में जितना डिपॉजिट करते हैं, अगर उतना एक्सपेंडिचर नहीं किया तो बाकी जो था वो सेविंग्स की तरह होता है। तो वो सेविंग्स हमारे शरीर में जो है वो चर्बी की तरह जमी हो जाएगी, वो जमा हो जाएगी। उसी तरह वही चर्बी जो है कल को विकार का रूप लेगी। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, वो था खान पान। दूसरा था फिजिकल एक्सरसाइज। तीसरा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही उसको बहुत ही कम आंका जाता है जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है उससे, वो है लैक ऑफ स्लीप। आज की डेट में आप देखेंगे, आज की जो जीवन शैली है उसमें नींद को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हम लोग स्क्रीन्स पे रहते हैं। जो एक समय था जिसमें कहते थे कि सूरज के ढलने के कुछ घंटे के अंदर, सूरज के ढलने के बाद लोग सो जाते थे, और जब सूर्योदय होता था तब उस टाइम पे उठते थे। अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इंग्लिश में कहते हैं नाइट साउल। अब रात को उल्लू बन के हम जागते हैं और सुबह जब जागने का समय उस टाइम पे सो जाते हैं। उससे जो एक शरीर की एक नेचुरल जो एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं, सर्काडियन रिदम, वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर का एक नॉर्मल मशीनरी है वो नॉर्मली नहीं चल रही है। इनफैक्ट इसी सर्काडियन रिदम पे से रिलेटेड ही टॉपिक पे आज से करीबन 4 या 5 वर्ष पूर्व नोबेल प्राइज़ मिला, जिसमें इसकी स्टडी की गई कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के अच्छी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये तीसरा वो है लैक ऑफ स्लीप। और चौथा, जो कि इन सब के बावजूद अगर चौथा ना हो तो शायद ये डिजीजेस ना हो, पर वो जो चौथा ऐसा है वो गुम कार्य है, वो उतना दिखता नहीं है पर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है, तो आप बहुत अधिक मीठा लीजिए, ठीक है, पर जब अगर स्ट्रेस होगा तो वो चीनी जो है ना वो आपके लिए जहर बन जाएगी। आप बहुत ज़्यादा नमक लीजिए, ऐसे आपका नमक शरीर में चल रहा है, पर जब स्ट्रेस होगा तो वही नमक आपके शरीर के लिए जहर हो जाएगा। और यदि आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, यदि आप खुश रहते हैं, ठीक है, तो आपके शरीर की एक अपनी प्रतिरोधक शक्ति होती है, एक अपनी इम्यूनिटी होती है, जिसमें अगर आपने सच में जहर भी लिया होगा तो वो उसको भी बचा देगा जी। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये 4 प्रमुख बिंदु हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे आपने मुझे बोला कि जो आपका इसका प्रमुख सवाल था वो ये था कि क्या शुगर की वजह से किडनी फेल होता है, क्या इसकी वजह से ये आंखों की रोशनी आती है। बिल्कुल सही है। इसके माइक्रो वेसल्स होते हैं। डायबिटीज़ होगी या हाइपरटेंशन होगी, ये किसी एक ऑर्गन को इफेक्ट करने वाली डिजीज़ नहीं है,
ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ भी है और ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्विंग डिजीज़ भी है, मतलब कई ऑर्गन्स को एक साथ इन्वॉल्व करेगी। पर आंखों की रोशनी का हम जल्दी पता लगा सकते हैं, उसका एक हम अच्छे से अगर स्कैन करें तो हमें जल्दी पता चल जाता है कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बिल्कुल सही है कि उसकी वजह से आंखों की रोशनी जाती है, किडनी फेल होती है। सर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ जी बिल्कुल। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਗਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣੇ ਨੇ बिल्कुल बिल्कुल। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜਣੇ ਸੰਝਾ ਸਾਂ ਕਮਰੇ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਦੇ ਕਨੇ ਕਈ ਤਿੰਨੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗਾ ਦੇ ਕਈ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂ ਸਰ। देखिए पहले चश्मे वाली बात पे आते हैं। हाँ जी। चश्मे वाले के लिए सबसे बड़ी वजह जो है वो वही है जिससे अभी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी। वो है ये फ़ोन। जी। आप याद कीजिए जब एक समय था जब आप पढ़ाई करते थे, जब हम लोग सभी पढ़ रहे थे, तो हमारी दिनचर्या क्या होती थी? हम सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में खूब खेलते थे, घर आएंगे, अपना होमवर्क होता था और फिर हम प्लेग्राउंड पे भाग जाते थे, फिर दिन भर वहाँ पे खेलना, फिर शाम को वापस आना, जो थोड़ा बहुत और पढ़ाई करनी वो करके फिर खाना खा के सो जाना, यही दिनचर्या थी। जी। अब आज की डेट में आपको शायद ही कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जो इस दिनचर्या को फॉलो कर रहा होगा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है, सुबह उसको वो उठना भी नहीं चाहता, सुबह उठाते हैं उसको ये बोल के कि चल तेरे को थोड़ी देर टीवी दिखा देते हैं, टीवी दिखा के हम उसको उठाते हैं। दिन में वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल में भी स्मार्ट क्लासरूम्स का कंसेप्ट चल रहा है, तो वहाँ पे भी वो स्क्रीन देख रहा है। घर आ रहे हैं, घर आके होमवर्क तो चलो आपने करवा लिया, कई तो ऐसा है कि वो होमवर्क भी फ़ोन पे आते हैं, आपने होमवर्क करवा लिया, होमवर्क करवाने के बाद वो प्लेग्राउंड जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो हम पहले, यही कहूँगा कि जो पहले पेरेंट्स रिश्वत देते थे कि चल जा पढ़ ले, तुझे मैं खेलने दूंगा या खेलने दूंगी अगले 2 घंटे के लिए, वो अभी होता जा प्लीज़ पढ़ ले, तुझे मैं आधे घंटे के लिए मोबाइल देखने दूंगी, या प्लीज़ मेरे बेटे खाना खा ले, तुझे मोबाइल देखने दूंगी, या ये कर लो, तो उसकी रिश्वत जो है वो मोबाइल है। और इसलिए उन बच्चों को क्या ब्लेम करना जब पेरेंट्स खुद ही उनको वो मोबाइल की तरफ उनको इतना रिश्वत दे रहे हैं, तो वो जो स्क्रीन टाइम है वो इतना बढ़ चुका है कि उसकी वजह से आंखों की रोशनी जाना ये कोई बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। जी। और आप हैरान होंगे, अभी मैं किसी सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा था, 3-4 दिन पहले की बात है। तो पहले जब ऐसा नहीं कि पहली बार चश्मे लग रहे हैं, पहले भी लगते थे चश्मे, पहले भी टीवी देखते थे, सब कुछ होता था। पर पहले जब जो प्रॉब्लम थी ना, आंखों की जैसे रोशनी थोड़ी कम होगी, चश्मा लगाएंगे ठीक हो जाएगा। अब जो स्क्रीन की वजह से जो मेन प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कहते हैं केराटोकोनस। जो हमारा कॉर्निया होता है उसकी शेप चेंज हो रही है, वो कॉनिकल हो रही है, और आप हैरान होंगे कि उसका जो परमानेंट इलाज है, वो कुछ टाइम के लिए तो आप हार्ड लेंसेज से उसको दबा सकते हैं, पर जो उसका परमानेंट इलाज है वो केवल सर्जरी है। और अगर वो फिर भी ना ठीक हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट उसका एक इलाज बचता है। तो आप सोचिए कि कोई छोटी बीमारी नहीं है कि जिसमें सिर्फ ट्रांसप्लांट की वजह से लोग देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख सकते। जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। तो एक तो ये है, दूसरा है फिर वही खान पान की प्रॉब्लम। खान-पान। जब खाते ही जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, जो न्यूट्रिशन चाहिए आंखों की अच्छी रोशनी के लिए, तो फिर वो बच्चों की रोशनी अच्छी नहीं हो सकती। और तीसरा जो है वो है धूप में खेलना। आप हम कहते हैं कि डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए, उससे आंखें थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, वो बिल्कुल वो सच है, कुछ हार्मफुल यूवी रेज होती हैं। पर एक और उतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि बाहर की रोशनी में बच्चों के खेलना ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिक्वायर्ड है एक हेल्दी कॉर्निया के लिए, एक हेल्दी आईज़ के लिए, तो वो भी बच्चों में मिसिंग है। बाहर खेलना नहीं चाहते, अंदर घर में रह रहे हैं, तो आंखें खराब हो रही हैं। सर अजकल का जो लाइफ स्टाइल है उस जो फास्ट फूड है जी। से कितना की भूमिका निभाता सर, बच्चे को बीमार करने ताए, बड़े बीमार करने ताए। मैंने कहा ना, खान पान सबसे बड़ी, और उसमें फास्ट फूड तो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। मैं आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमारे मैं टाना मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन में। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी। वो कहते थे कि इंडिया में और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब लोग अमीर होते हैं, जब उनके पास पैसा आता है, तो वो अच्छे खाने की तरफ जाते हैं।
आप समझे कि वो ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, वो खुद उगाएंगे, वो खाएंगे। और इंडिया में बिल्कुल उल्टा है। जी। जब जैसे जैसे यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ती है, जैसे जैसे यहाँ पे अमीर होते हैं, उतना हम जंक फूड की तरफ जाते हैं या फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे बेसिक फूड जो है वो पैक्ड फूड है, जी। वो बेसिक फूड है। वहाँ पे उतना उगाना उतना वो लग्जरी है। हमारे यहाँ पे तो उगाना कभी लग्जरी थी ही नहीं, यहाँ तो हर घर में कुछ ना कुछ उगता था। पर हमने पाश्चात्यकरण, मतलब क्या कहूँगा, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे हमने जो ये चीज़ अपनाई है, इसको हमने अधूरा अपनाया। अब जब हमारे पास पैसा आता है तो अब मैं पिज़्ज़ा या अब मैं बर्गर या अब मैं कोई फास्ट फूड इसलिए खाना चाहता हूँ कि अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। जबकि ये कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है। तो जंक फूड जो है वो बहुत बड़ा कॉज है, और इसीलिए जो बीमारियाँ, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये एक समय था, आपने सुना होगा कि जी 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको हुई है, ठीक है। फिर कुछ समय आया कि वो 50s में होने लगी, फिर 40s में, अब आपको 20s में मिलती है, आपको टीनेज में आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मिल रही है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो उन बुजुर्गों ने शायद कभी नहीं खाया था इसलिए उनको नहीं हुआ। जी। जो उससे अगली जनरेशन थी, उन्होंने लेट ये फास्ट फूड स्टार्ट किया, इसलिए उनको लेट हुई है लेट हुआ। बीमारियाँ। जी। हमारी जनरेशन ने थोड़ी और जल्दी कर लिया था, इसलिए हमारी जनरेशन में 30s 40s में हो रही थी। और अब जो बच्चे हैं, वो बेचारा 2 साल का बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, उसको आप गोभी खिला दो, उसके लिए वो भी मशरूम है, हाँ जी। ठीक है। आप उसको साग की सब्जी खिला दो तो उसके लिए वो बेसिकली वो आप पे रहा, क्योंकि उसने आपको शुरू से देखा। तो जो आपके लिए कभी कभी होता था वो उसके लिए रोज का बन रोज गया। का बन गया। तो अब वो 2 साल का बच्चा खा रहा था तो उसको ऑब्वियसली 5 साल की उसमें स्टार्ट हो चुकी है। और ये ऐसी चीज़ होती है, मैं आपको बताऊं, आप किसी भी बच्चे को पकड़ेंगे, अगर आपके पास अगर आप किसी इंसान को 20 वर्ष की आयु में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी वो 19 साल पे स्टार्ट नहीं हुई है, उसकी वो 10 साल पे स्टार्ट हो चुकी है, तब जाके वो 20 साल में मैनिफेस्ट हुई है, ठीक है। तो राइट। अगर आपको ये अर्ली मिल रहा है तो उसका जो स्टार्ट है वो और पहले हो और भी चुका अर्ली है। है जी। जी हाँ सर, हाँ कने जुड़ने तक तुंदा बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा टाइम कड्ढिया कि लास्ट च बेतना पुछ रहा था भी जे भी वीडियो दिखे दे अजकल के हिसाब ने तुम क्या संदेश देना चाहते यूथ जो जी जे यहाँ के बुजुर्ग न जी। ज़्यादातर साइलेंट हार्ट अटैक बड़ा होगा था, ऐसा कोई संदेश जिससे से फिट रहे न? देखिए दिनेश जी, जो मैंने आपके 4 प्रमुख बिंदुओं की बात की। हाँ जी। देखिए आज की डेट में मैं यही कहूँगा कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये शायद सभी हर आप सुनना चाहेंगे तो आपको शायद मुझसे भी अच्छी नॉलेज देने वाले लोग मिल जाएंगे। तो सर बट थोड़ा जिहा मैं तुहानू रोकना लगा सर, जी जियां तुहां बोलिया अजकल का जमाना डिजिटलाइजेशन का जमाना है, जी ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕ YouTube ਦੇਖਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਰੇ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੈ, जी ਤਾਂ झट ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ जी। ਆਪ ਵੀ डॉक्टर बन जाते, झट मेडिकल स्टोर ਜਾਂਦੇ कि दवा लेने दे। सर कितना तक सही है? सर सही है या गलत है सर? आप ये बात समझिए, कुछ इस प्रकार की चीज़ है कि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये सोशल मीडिया हो गया या जितना भी डिजिटलाइजेशन हुई है, वो हमारी सहूलियत के लिए हुआ था। जी। पर जो बात आप कर रहे हैं कि जिसमें लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, वो उसका पॉजिटिव साइड नहीं, उसकी नेगेटिव साइड है। आप अभी गूगल करेंगे, आपको कोई भी सिम्पटम हुआ है, आप उसको गूगल करेंगे, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वो एक रेंज बताएगा। वो आपके ज़ुकाम को, वो ज़ुकाम से लेके कैंसर तक वो आपको पूरी रेंज बता सकता है, ठीक है। अब उसमें फियर मॉन्गरिंग एक चीज़ है। फियर मॉन्गरिंग मतलब आप एक इंसान इतना डर सकता है कि जो चीज़ जो कहते हैं विल पावर, अगर मुझे पता है कि शायद मुझे चाहे छोटा मोटा है, मेरा जुकाम है, वो ठीक हो जाएगा, तो मेरी बॉडी वैसे ही काम करेगी कि वो खुद ब खुद इम्यूनिटी जो है वो उसको ख़त्म कर देगी उस बीमारी को। और मुझे अगर लगेगा यार कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तो जो चीज़ छोटी सी है वो सच में मेरे अंदर ज़्यादा पनपेगी। तो ये इतना लंबी पढ़ाई करके जो लोग डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, उनमें और एक यूट्यूब के एक वीडियो में कुछ तो फ़र्क होगा। बिल्कुल। वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता है यूट्यूब, या फिर जो गूगल है, और जो डॉक्टर है वो स्पेसिफिकली आपको देख रहा है, उसको ये पता है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती। जो यूट्यूब है वो एक वन वे कम्युनिकेशन है, जो वीडियो है वो वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो हमेशा मेरा ये मतलब ये आपके सभी दर्शकों को ये सलाह रहेगी कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाए।
हमेशा कोशिश करें कि एक डॉक्टर से सलाह लें। और ये मैं आपको बताऊं कि ये तो सेल्फ मेडिकेशन की बात करें, एक ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने का भी एक चलन है इंडिया में, कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी होगी, तो कौन पूरा हमारे 2 घंटे कौन लाइन में लगे। इससे बेटर है केमिस्ट के पास जाते हैं, वहीं से ले लेते हैं। जी ठीक है, डॉक्टर का एक जो मोटिव है वो आपको ठीक करना है, वो आपको ठीक करेगा तो उससे उसकी भी प्रसिद्धि भी होगी और उसका वो कर्तव्य है, वो अपना काम भी कर रहा है। केमिस्ट का आपसे जो है वो एक मकसद है, वो उसने से आपसे पैसे लेने हैं। वो काम आपको दवाई देगा, तो जो दवाई देने में जो उसका मोटिव है वो अलग है, डॉक्टर का मोटिव अलग है। तो अब आप ये आपने चूज़ करना है कि आपके लिए कौन ज़्यादा सही इंसान है। ठीक है, और रही बात डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, तो उसमें तो वो मोटिव भी ख़त्म है। उनके लिए तो आप कुछ है ही नहीं, आप एक डाटा की फॉर्म में, आप एक इनपुट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो जिसमें आउटपुट के प्रति उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप मेरे पास आते हैं, आप कोई दवाई लेते हैं, आपको हो सकता है उसका फ़र्क पड़े, हो सकता है फ़र्क ना पड़े, पर अगर नहीं भी पड़ेगा तो आप मेरे पास आके पूछ सकते हैं ना कि सर ये इसका फ़र्क नहीं पड़ा। आप केमिस्ट के पास जाके ये नहीं बोल सकते इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा अच्छा नहीं पड़ा तो ले लो, एक ये वाली ले लो फिर। ठीक है, और आप डिजिटल मीडिया में तो वो भी खत्म है, आप किससे पूछेंगे कि उसका फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, बिकॉज उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। तो मेरा ये मानना है कि कभी सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाना चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगा, जिसमें जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो सबसे हमने बीपी की बात की, हमने हाई बीपी की बात की, हमने शुगर की बात की। एक और महामारी है जिसको मैं कहूँगा मूक महामारी, साइलेंट एपिडेमिक, जो इंडिया में पनप रहा है, पर अभी उसका उद्गम उस लेवल पे नहीं हुआ है, और वो है कैंसर। जी एक समय था, हम कहते थे जी फलाने मोहल्ले में किसी एक को कैंसर हुआ था। एक हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, उसमें पता होता है कि हर किसी को कौन कहाँ पे रह रहा है। आज की डेट में आप हर दूसरे घर में देखेंगे तो आपको कोई ना कोई कैंसर का केस मिल जाएगा। उसकी भी सबसे बड़ी वजह जो है वो खान पान की ही है। और वो उसकी खान पान क्यों, हम जो बात कर रहे थे, एक जंक फूड की बात कर रहे थे। जंक फूड में ना देखिए दो कंसेप्ट, उसके दो पहलू हैं। एक तो जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच है, शुगर रिच है। इसका एक और पहलू भी है, जो कि है केमिकल रिच। उसमें केमिकल्स इतने होते हैं, जंक फूड हो गया या फिर फॉर दैट मैटर इवन फ्रूट्स, अगर जो स्प्रेड फ्रूट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हमारे एग्रीकल्चर में इतना यूज़ हो रहा है कि जो स्प्रेड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें इतना केमिकल है कि जिसकी वजह से ये कैंसर एपिडेमिक में फैल रहा है। आप मानेंगे, जो पूरे इंडिया में एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था कि सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस कहाँ पाए गए, तो जो पंजाब का मालवा रीजन है, जो दोआब रीजन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस पाए जाते हैं। और हैरानी की बात यह है, वो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ग्रोइंग बेल्ट है इंडिया की। वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स ग्रो की जा रहे हैं। अब वेजिटेबल्स तो अगर आप उसको वैसे देखें तो वेजिटेबल तो बहुत अच्छा खाना होता है, सब्जियां खाना तो अच्छी चीज़ होती है सेहत के लिए, सभी जानते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्जियां उग रही हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस भी हैं? तो उसकी वजह ये है कि जहाँ पे ये वेजिटेबल्स उग रही हैं वहाँ पे इतना केमिकल्स, इतना पेस्टिसाइड्स, इतना इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनकी कंजम्पशन की वजह से जो है वो कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कैंसर भी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है, जो मैं चाहता था कि मैं आपके माध्यम से ये चीज़ लोगों तक पहुंचाऊं। और जो आपने पूछा था कि मैं क्या संदेश देना चाहूँगा, तो वो वही संदेश है जो सबसे पहले हमने 4 प्रमुख कारण जिनके बारे में हमने बात की थी। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम 10 मिनट बात करें, 20 मिनट बात करें, पर अगर लोग सिर्फ क्रक्स को याद रखें तो शायद अगर 10 लोगों का भी भला हो जाए तो वो मतलब माई जॉब इज़ डन देयर। तो जो 4 पहलू की हमने बात की थी वो थी खान पान, ठीक, दूसरा था हमारा फिजिकल हार्डवर्क, फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा था हमारा स्लीप, और चौथा था स्ट्रेस। अगर इन चारों को आपने मैनेज कर लिया तो आपकी ये जो डिजीज़ेज़ हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये सब आप ये समझिए इट इज़ मोर और लेस कंट्रोल्ड। आपके 95% जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। 5% इक्के दुक्के केसेस तो कहीं पे भी हो सकते हैं, उसके कई और फैक्टर्स बन सकते हैं, पर प्रमुखतः यही 4 चीज़ें हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है। आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, आप सिर्फ जंक फूड, केमिकल रिच फूड उन पे जाएंगे तो वो एडवर्सली ही अफेक्ट करेगा। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ देंगे। आप छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, उनकी तोंद निकली हुई होती है, ठीक है, तो वो
आप ये सोचिए जितना आपको बाहर दिख रहा है उससे डबल जो चर्बी है वो अंदर भी है, शरीर के अंदर भी है। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। तीसरा जो है वो स्लीप, मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड एक फैक्टर है। स्लीप, लैक ऑफ स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखिए जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो रिकवर करती है। तो अगर आप अपने नींद पे अच्छा ध्यान देंगे तो आपकी बॉडी रिकवर करेगी। छोटी बॉडी जो प्रॉब्लम पूरे दिन भर में हुई होगी वो मैनेज हो जाएगा। और चौथा जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आज की डेट में इतने ज़्यादा है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, और कुछ और छोड़िए तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। जी। आप दिल्ली में आज की डेट में देखिए, अगर AQI 400 पहुंचा है, अगर उस ज़माने में उसमें कोई रह रहा है तो वो भी तो एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस है सर। हर प्रकार का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जिसको चाहे आप व्यायाम से कीजिए, योगा से कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और एक बहुत हमारे एक प्रोफेसर थे, वो बताते थे कि एक हॉस्पिटल में लिखा था, एक कार्डियक OT था, OT इज़ ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर लिखा था कि अगर खोला होता दिल अपने यारों के साथ तो यूँ खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। तो अपनी वर्चुअल एक जो दुनिया है, अपने मोबाइल से बाहर निकलिए और जो आपके सामने बैठा है उससे डायरेक्ट संवाद कीजिए, ठीक है। जो एक गांव के नुक्कड़ में बैठते थे वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। एक दूसरे को, आपके सुबह उठते ही आपको 50 हाई मैसेजेस आ जाएंगे, आपको रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ जाएंगे। उससे 10वें हिस्से लोगों को भी अगर आप खुद मिलकर गुड मॉर्निंग कर सकें तो आपका काम हो जाएगा। तो संवाद बढ़ाइए, स्ट्रेस मैनेज कीजिए और बाकी इन फैक्टर्स का ध्यान लीजिए, रखिए। आई एम क्वाइट श्योर कि ये डिजीजेज आपको नहीं छूएंगी। सर टाइम देने ताईं बहुत बहुत धन्यवाद होंदा। बेशक कहानी वीडियो लंबी गई, पर ये भी यूजफुल वीडियो है, कने लोग दिखने इस जेडे भी सवाल होंगे तो तिदे जवाब वहाँ फिर तुम लैने सर। नहीं ज़रूर। जी, बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। तो ये दिखा है डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। भले ही वीडियो आंदी बड़ी लंबी है, पर थों दिख गए तो थोंदे कम्मे दी वीडियो है, मेरे कम्मे दी वीडियो है, हाँ सारे दे कम्मे दी वीडियो है। तो वीडियो शेयर करने हो कि ये वीडियो जेडी है सारे दे कम्मे दी है। कने बाकी थोड़े जे भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट करने, तिदे जवाब हाँ नेक्स्ट वीडियो च देने। धन्यवाद।